कराची को वफात के डॉक्टर फारूक सत्तार का एक अहम बयान और उसके बाद शैतान का मुजस्समा, एक नई कहानी सामने आ रही है। ये एक शैतानी मुजस्समा तैयार की। एक बड़े गिद्ध को कराची में बचाने के लिए दो बड़े गिद्ध आपस में कैसे मिले हैं, कहानी बताऊंगा। कौन कर रहा है ये साजिश? एमक्यूएम की इफ्तार में कौन गायब है, मामला बड़ा उलझ कर रह गया है। अबे ये क्या ड्रामा हैगा? वीडियो बनाओगे तो पकड़े जाओगे। आखिर है क्या? और गवर्नर को हटाने की दरख्वास्त किसने वापस ली है? क्या गवर्नर फिर तब्दील हो रहा है? का मैदान जंग है। कामरान टेसोरी ने किसी को माफ किया, लेकिन उसके माफ करने पर फिर मसला खराब हो गया। एमक्यूएम का एक बड़ा नाम जेल से बाहर आने वाला है। अभी कहानी बाकी है। इशरतुल इबाद के साथ क्या कहानियां पेश आया है। मौलाना का एक नया मिशन, मुर्तजा वाहब के हाफिज नईम पर फिर वार, गूगल पर हमला होने वाला है और पेट्रोल 600 तक जाएगा। आज के प्रोग्राम में हम आपको देने वाले हैं बहुत बड़ी और बहुत अहम तहलका खेज खबरें, लेकिन उन सब खबरों के लिए जरूरी यह है कि आप डरिएगा नहीं, झिझकिएगा नहीं, घबराइएगा नहीं। बहुत दिनों के बाद हमारी वापसी हुई है, लेकिन आप मत घबराइएगा, कोई लापता नहीं करेगा। चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जरूर कीजिए, जरूर कीजिए। आइए अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं अपने परवरदिगार के शुक्र से। एक बहुत बड़े मामलात से बहुत सारी कहानियां आपके सामने आज रखने वाला हूं, तो प्रोग्राम को आखिर तक जरूर देखिएगा। बहुत सारी चीजें आपके सामने लाने वाला हूं। आइए सबसे पहले एक मामले पर, यौमुल कुद्स यानी कि इस वाले जुमे को कराची समेत पूरे सिंध के अंदर आम तातील का जहां ऐलान किया गया है, वहीं पर एक नई पेशरफ्त सामने आई है। और नया मामला यह हुआ कि कराची की सड़कों पर एकदम से शैतान निकल आए। ये एक शैतानी मुजस्समा तैयार किया जा रहा है, इसको बाकायदा किसी प्रोग्राम के अंदर इन्होंने लगाना है, ठीक है। तो हमारी इंतजामिया से दरख्वास्त है कि जल्द अज जल्द इस चीज के बारे में नोटिस। जनाबे वाला एक बड़ी अहम खबर आपको दिखा रहा हूं और एक बड़ी अहम फुटेज आपको दिखा रहा हूं कि आज कराची की सड़क पर बहुत सारी जगहों पर शैतान के मुजस्समे नजर आने लगे। तो ये कहा जाने लगा कि क्या कराची शहर में शैतान की पूजा करने वाले लोग भी मौजूद हैं? वैसे तो बहुत सारे लोग हैं ही, लेकिन मामला क्या हुआ कि पुलिस एकदम से ये वीडियो सामने आना शुरू हुई दोपहर के वक्त। और जैसे ये वीडियो, सुबह दुकान खुली, दुकान के बाहर इतना बड़ा शैतान का मुजस्समा रखा हुआ था। वाकया पेश आया कोरंगी के अंदर और फिर उसके बाद एकदम से वीडियो वायरल होना शुरू हुई और फिर पुलिस पहुंच गई उस मुजस्समे वाले के पास। पुलिस ने उस मुजस्समे वाले को पकड़ लिया और बताया कि बता ये तुझे ऑर्डर किसने दिया? उसने कहा फला फला नंबर से फला फला साहब आए थे और उन्होंने मुझे ऑर्डर दिया है। पुलिस पहुंचती है वहां पर और वहां पर पहुंचने के बाद पुलिस उसे गिरफ्तार कर हिरासत में लेती है और पूछती है कि बता तुझे आखिर ये किसने दिया है? तो सामने आता है एक बड़ा अहम नाम और उसका नाम है शबर ज़ैदी साहब। शबर ज़ैदी साहब एक अहले नशीम मसलक के हवाले से और खास तौर पर मुख्तलिफ सरगर्मियों, सियासी सरगर्मियों के हवाले से बड़ा जाना पहचाना नाम कराची के अंदर मौजूद है। और बात यह आती है कि यौमुल कुद्स के हवाले से इस शैतान के जो ये पूरा बुत बनाया गया है, इसके ऊपर अमेरिका और इजराइल का पेंट होना था और पेंट होने के बाद इसे तोड़ने का बाकायदा एक प्रोग्राम बनाया गया था जिसमें प्रोटेस्ट करना था अमेरिका और इजराइल के खिलाफ। बहरहाल ये बुत अभी तक तोड़ा नहीं गया और अभी तक ये पुलिस इसके बारे में सारी मालूमात लेती है। अब देखना यह है कि यौमुल कुद्स यानी कि जुम्मे के हवाले से इसको शैतानी बुत को फिर रखा जाता है या तोड़ा जाता है या फिर इसको चलाया जाता है। खैर एक खबर इस हवाले से शहर में बहुत ज्यादा अहम हुई। दूसरी मामला यह हुआ कि तमाम तर पुलिस के दावों, तमाम तर सिंध हुकूमत के दावों के बावजूद भी कराची शहर के अंदर भत्ता माफिया तेजी के साथ सरगर्म नजर आया। और आज दोपहर के वक्त बाकायदा नाजाबाद के इलाके के अंदर एक फूड सेंटर के ऊपर फायरिंग की गई और कहा गया भत्ता दिया जाए। इस हवाले से ये इलाका खास तौर पर इस वजह से भी अहमियत रखता है कि ये एमक्यूएम का एक जमाने में बड़ा गढ़ रहा है और इस वक्त यहाँ पर मेरे ख्याल से इसके जो एमपी है वो ताहा साहब है। लेकिन मसला सारा यह हुआ है कि पुलिस अभी तक उन भत्ताखोरों को गिरफ्तार नहीं कर सकी। ये नॉर्थ नाज़िमाबाद और नाज़िमाबाद के इलाके में पहला वाकया नहीं है, बल्कि डिस्ट्रिक्ट सेंटर के हर बड़े फूड सेंटर के ऊपर, हर बड़े बिल्डर के ऊपर एक पत्ते की पर्ची आना समझिए कि जारी ही है और कोई इसे रोकने में कामयाब नहीं हो सका। जहां पर भत्ता नहीं दिया जाता वहां पर बाकायदा फायरिंग की जाती है। लेकिन अभी तक लगता यह है कि पुलिस
ने अपनी आंखें बंद रखी हुई है, सिंध हुकूमत खामोश तमाशाई बनी हुई है और सिंध हुकूमत का बस ये फोकस है कि जनाब किसी ना किसी तरीके से वो जो कराची के अंदर अमेरिकन एम्बेसी पर अटैक हुआ था उसके मामलात को यहां से वहां किया जा सके। आज इसी हवाले से यौमुल कुद्स के हवाले से छुट्टी का ऐलान भी इसी सिलसिले की एक कड़ी नजर आ रही है और फिर नासिर हुसैन शाह साहब की तरफ से ये ऐलान कि जनाब वाला कराची की एक सड़क को आयतुल्लाह खामनई साहब के नाम पर भी रख दिया जाएगा। ये एक अलग मामला है। ये हो गई एक और बड़ी खबर। लेकिन आइए कुछ और खबरें और बड़ी हैरत अंगेज खबर देते हैं। और फिर मामला यह हुआ है कि जनाब वाला सिंध असेंबली के अंदर ईद से पहले एक बहुत बड़ा काम हुआ था और हुआ यह था कि एमक्यूएम के एक रहनुमा ने बाकायदा पीएसपी के एक रहनुमा पर यानी कि एमक्यूएम के रुकने असेंबली ने पीएसपी के रुकने असेंबली पर इल्जाम आयद किया था कि उसने उसे मारने की धमकी दी है। और उस धमकी के बाद फिर अगले दिन यह मामला हुआ था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध को तकसीम ना करने के हवाले से एक करारदाद लाई थी जिसकी एमक्यूएम पाकिस्तान ने मुखालफत की थी, जिसके बाद ये मामला इस हद तक शिद्दत इख्तियार कर गया था कि रात गए मैं आपको बता देता हूं कि मेरी जादूगरनी के मुताबिक एमक्यूएम और पीएसपी के लोगों को फिर इकट्ठा किया गया था और ये इकट्ठा मेरी जादूगरनी के मुताबिक गवर्नर हाउस में हुआ था और गवर्नर हाउस में जब उनकी ये मीटिंग हुई थी और उसके बाद अगले दिन एमक्यूएम और पीएसपी के रहनुमाओं ने एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। अगले दिन एक जनरल वर्कर इजलास हुआ था। सब लोगों को यह लग रहा था कि गुड्डी गुड्डी सब कुछ दोबारा से मिल गया, यानी कि एमक्यूएम मर्जर नंबर 2 हो गया। मगर जनाब वाला खबर हमारे पास उससे भी बड़ी और उससे भी तहलकांगेज खबर है। सूरत हाल सरकार ये कि एमक्यूएम पाकिस्तान के जो भी प्रोग्राम हो रहे हैं उसके अंदर पीएसपी के लोग नहीं आ रहे और पीएसपी वाले जहां जहां जा रहे हैं वहां पर एमक्यूएम के लोग नहीं आ रहे, यानी कि बज़ाहिर बाज़ाब्ता तौर पर यह तकसीम अभी भी इस हद तक मौजूद है। मेरा राह जाना हुआ एमक्यूएम पाकिस्तान की एक इफ्तार डिनर के अंदर, वहां पर जब जाकर मैंने पूछा, वहां पर साहब मेयर जो है वसीम अख्तर साहब मौजूद थे। आप सोचिए वसीम अख्तर साहब जो एमक्यूएम के प्रोग्रामों में सरगर्म नहीं थे वो मौजूद थे, डॉक्टर फारूक सत्तार मौजूद थे, अली खुर्शीदी मौजूद थे और ये प्रोग्राम किया था वहां पर एमपीए बिल्किस मुख्तियार साहब ने। और बिल्कुल 90 के सामने यानी कि 90 की गली से आप निकलते और बिल्कुल थोड़े से ही फासले पर सीएमए हॉल है, वहां पर ये किया गया था। तो बहुत सारे लोग ये समझ रहे थे कि जब मैंने गेट पर पूछा कि भाई ये यहीं पर प्रोग्राम हो रहा है कोई, तो उन्होंने गेट पे चौकीदार खड़ा हुआ था, चौकीदार ने कहा किसका? मैंने कहा यार वो एक एमपी साहिबा ने प्रोग्राम किया। तो चौकीदार ने कहा वो भाई वालों का प्रोग्राम है। अच्छा, अभी तक भाई वाले चौकीदार के भी जहन में था। खैर, मगर उस प्रोग्राम में हैरत अंगेज बात यह थी कि पीएसपी का फैक्टर मौजूद नहीं था। उसके बाद इस वक्त जहां जहां अनीस खानी साहब प्रोग्राम में जा रहे हैं वहां पर एमक्यूएम पाकिस्तान के लोग मौजूद नहीं है और बाकायदा अनीस खानी साहब के किसी भी जो खत्म कुरान के प्रोग्राम्स हो रहे हैं या दीगर प्रोग्राम्स हो रहे हैं उसमें अगर आप जाकर आप देखेंगे तो आपको वाज़ेह तौर पर नजर आएगा कि यहाँ पर मौजूद नहीं है। मगर इस हवाले से जो वाकफान हाल है वो ये बता रहे हैं कि ये सूरत हाल ज्यादा गंभीर होती हुई ईद के बाद मजीद गंभीर होती हुई नजर आएगी। इस सूरत हाल में 24वें रोजे को एक बहुत बड़ा प्रोग्राम किया जा रहा है। अब देखना यह है कि उस प्रोग्राम में शमूलियत की दावत दी जाती है या नहीं दी जाती, और अगर दावत दी जाती है तो दोनों मामला में दोनों तरफ के आला लोग आते हैं या नहीं आते। अब तक हैदराबाद के अंदर या कराची के अंदर जो जो खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब के प्रोग्राम्स हुए उसमें अनीस खानी साहब या मुस्तफा कमाल साहब नजर नहीं आ रहे। सेम इसी तरीके से अनीस खानी साहब जो प्रोग्राम है उसमें एमक्यूएम पाकिस्तान की क़यादत नजर नहीं आ रही है। मैं ये इशारा आपको इसलिए दे रहा हूं कि ये वाज़ेह तौर पर एक मामला है और 24वें रोजे को एक प्रोग्राम होना है। सबकी निगाहें उस तरफ है कि उस प्रोग्राम के अंदर इन्हें आने की इजाजत दी या नहीं, सॉरी दोनों आते हैं और दोनों आकर मिलते हैं और दोनों आकर उस प्रोग्राम के अंदर एक साथ शामिल होते हैं या नहीं होते। ये मैं खबर के तौर पर आपको दे रहा हूं। 24वां रोजा याद रखिएगा, बता देता हूं KKF का प्रोग्राम है, यानी कि खिदमत खल्क फाउंडेशन का एक प्रोग्राम होना है और उस प्रोग्राम में देखना यह है कि दोनों तरफ के लोग मौजूद होते हैं या नहीं होते हैं। ये खबर के तौर पर दी है। मगर उससे भी बड़ी एक खबर मैं आपको दे रहा हूं और वो बड़ी खबर यह है कि डॉक्टर फारूक सत्तार साहब ने एक बार फिर नया मामला खड़ा किया है और डॉक्टर फारूक सत्तार साहब ने गुज़िश्ता दिन एक बड़ी ही अहम खिताब किया है और उस खिताब के अंदर जहां उन्होंने इस बात का मुतालबा करते हुए नजर आ रहे हैं कि जनाब कराची को अगर आपको वफाक के हवाले करना है तो कहिए, लेकिन इस्लामाबाद को कराची के हवाले कर दीजिए। कराची को वफाक के नहीं, सरकार ये बात यहां नहीं रुकी।
बात ये रुकी है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम के दरमियान जो ईद से पहले तनाव की कैफियत सूबे की तश्कील के हवाले से मौजूद थी, लगता यूं है कि मामला खत्म नहीं हुआ है और मामला इस हद तक बढ़ गया कि डॉक्टर फारूक सत्तार ने बाकायदा खिताब करते हुए कहा कि कराची को अगर वफाक के हवाले करना है तो करो, लेकिन इस्लामाबाद को हमारे हवाले करके देखो जहां करें। लेकिन जो अगला जुमला था वो बहुत अहम था, जरा सुनिएगा, फिर आपको कहानी आगे लेके चलता हूं। कराची को वफाक के हवाले करना हो तो करो, लेकिन इस्लामाबाद को कराची के हवाले करो, ताकि फिर हम चला के दिखाएं कि मुल्क कैसे चलता है। आखिरी बार नए सूबे और नए इंतजामी यूनिट बशमूल से पाकिस्तान के सारे सूबों में बनने चाहिए और लिसानी बुनियादों में नहीं, इंतजामी बुनियादों पर बनने चाहिए। वाज़ेह तौर पर ये अनाउंस करते हुए, ये ऐलान करते हुए डॉक्टर फारूक सत्तार नजर आते हैं कि जनाब आप पूरे पाकिस्तान के अंदर सूबे बनाइए बशमूल सिंध के, बशमूल सिंध के। उनका ये जुमला आपने सुना होगा। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो सिंध असेंबली के अंदर करारदाद मंजूर करवाई थी और जिसको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एमक्यूएम के लोगों ने इसकी मुखालफत की थी और मुखालफत करने के बाद ये मामला कौमी असेंबली के अंदर भी गया था और फिर दोनों के दरमियान बड़ी तफरीक पैदा हुई थी। मगर आपको याद होगा कि ये तफरीक शायद कारकुनान की हद तक थी। मुस्तफा कमाल साहब और कादिर पटेल साहब रमजान में एक साथ नजर आए हैं, गवर्नर साहब और बहुत सारे पीपल्स पार्टी के रहनुमा एक साथ नजर आए हैं और दीगर रहनुमा भी एक साथ नजर आए। तो खैर ये खबर क्या असर था, लेकिन अब इसका मामला ये नजर आता है कि अब ये जो ईरान वाले मामला चल रहे हैं, उसके बाद इसमें तनाव की कैफियत मजीद बढ़ेगी। दो तीन बातें छोटी छोटी वो भी हम कर देते हैं। दो, मलिक रियाज को बचाने का क्या कोई फार्मूला तय हुआ है? जी जनाब वाला, मलिक रियाज की एक तस्वीर आई कि जनाब उसकी बेटी उनके पांव चूम रही है, मगर मामला ये नहीं था। खबर का बड़ा अहम नुकता ये है कि मलिक रियाज की एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट थी और मलिक रियाज की एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट जहां पर बहरिया टाउन के अंदर थी, वहां इनका एक मीडिया ग्रुप भी इन्होंने बनाया था और उस मीडिया ग्रुप का नाम था नुक्ता, जिसकी सरबराही दी थी उन्होंने बड़ा अहम नाम और बड़ा अहम नाम कामरान खान साहब को। कामरान खान साहब उसकी वहां पर नुमाइंदगी करते थे और मलिक रियाज के मुतल्लिक ये कहा जाता था कि मुबैना तौर पर सारी इन्वेस्टमेंट उनके ऊपर है और इसका ऑफिस दुबई में बनाया गया है। इसका एक ऑफिस ये जो तारिक रोड पर बहरिया का बिल्डिंग है उसके अंदर इनका दफ्तर कायम करने की इत्तला आई थी और कहा यह जा रहा था कि अब ये बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट मलिक रियाज की, यहाँ पर लोगों की तनख्वाहें लाखों में, बल्कि कुछ लोगों की तो मिलियंस में तनख्वाहें मौजूद थी, यानी कि 10-10 लाख रुपए भी लोगों की तनख्वाहें यहां पर रखी गई थी। बहुत सारे बड़े नामों को यहां पर हायर किया गया था। लेकिन अब क्योंकि मलिक रियाज के मामला अब तक पाकिस्तान के मुख्तदरा हल्कों के साथ, पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत के साथ अब तक वो बेहतर होते हुए नजर नहीं आ रहे, लेकिन उससे मलिक रियाज को क्या फर्क पड़ता है? यहाँ जो बहरिया टाउन में जो अलाडीज वगैरह थे उनको इसका इम्पैक्ट नजर आता है। मगर जनाबे वाला सूरत हाल ये हुई है कि इसको बचाने के लिए ARY सामने आया है और ARY ने इसके साथ एक पार्टनरशिप डील की है, यानी कि सलमान इकबाल ने। आपको मालूम होगा कि ARY की और इनकी जो डील्स है मलिक रियाज की कोई नई नहीं है। ARY और मलिक रियाज के आपका जो ARY आइकॉन बना था वो बहरिया टाउन के अंदर बना था और बहरिया टाउन के अंदर बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट इसके सलमान इकबाल की भी है। तो सलमान इकबाल अमूमी तौर पर बहरिया टाउन के साथ बहुत सारे मामला में सामने नजर आते हैं। आपको याद होगा कि सलमान इकबाल ने यहाँ पर जो गुल प्लाजा में आग लगी थी उसमें भी कहा था कि 6 अरब रुपए दूंगा, लेकिन वो तो फिर पता नहीं क्या हुआ मामला। मगर ये जो मलिक रियाज को बचाने की कहानी है या फिर ये मलिक रियाज की प्रॉपर्टी को अपने पास रखने की कहानी है या फिर ये एक डील है कि जिसके तहत ये सिस्टम इन्होंने लिया है और उसके साथ साथ जो बहरिया के अंदर ARY की जो इन्वेस्टमेंट है उसको किस तरीके से सेव किया जाएगा, ये तमाम मामला एक छोटे गेम की तरफ नहीं बल्कि बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट और बहुत बड़े मामला हैं। इसे आप दो मीडिया ग्रुप्स का मिलना ना कहिएगा, बल्कि इसमें दो बड़े बिजनेस आइकॉन्स की ये डील्स है और अब पाकिस्तान के मुख्तलिफ हल्के या पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत इन सब सहूलतों को किस तरीके से देख रही है, ये खबर के तौर पर मैं आपको दे रहा हूं। अगली खबर यह है कि जनाब वाला गवर्नर के हवाले से एक दरख्वास्त दी गई थी सिंध हाईकोर्ट के अंदर कि भाई ये गवर्नर सियासी सरगर्मियों में मुलव्विस है, इसे जो है वो हटाया जाए, उस हवाले से की जाए। अब वो समात का बड़ा ही एक ड्रामाई पहलू हुआ और जो समात जिन्होंने दरख्वास्त दी थी यानी कि बख्श अली पीरजादा साहब ने, उन्होंने वो दरख्वास्त वापस ले ली। डील है, समझौता है या बार्गेन है या फिर जिन्हों इनके हैंडलर्स हों उनकी तरफ से मामला हुए, लेकिन खबर बड़ी ही अजीब व गरीब है कि जनाब पहले गए क्या इसका कोई सियासी मकसद के लिए गए थे, यानी कि जो दरख्वास्त भी गई थी वो सियासी मकसद के लिए की गई थी या फिर गवर्नर को सियासी सरगर्मियों से? तो फिर तो मैंने आपसे पहले भी कहा था कि आसिफ अली जरदारी के लिए भी दरख्वास्त होनी चाहिए कि वो सदर होते हुए काम करते हैं। इसी तरीके से गवर्नर पंजाब के लिए भी होनी चाहिए, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के लिए भी होनी चाहिए थी, सबके लिए होनी चाहिए थी।
लेकिन ज़ाहिर है यहाँ पर मामलात सियासी सरगर्मियों से नहीं होते, मामलात इस मामले से होते हैं कि किसकी कितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग इस वक्त मौजूदा इंतजामिया के साथ होती है। तो अगर बहुत अच्छे ताल्लुकात होते हैं तो बहुत अच्छे मामलात होते हैं, नहीं होंगे तो वो खुद ही हट जाएंगे, उसके लिए दरख्वास्त की जरूरत नहीं पड़ती। मगर एक दरख्वास्त और दायर हुई है, और दरख्वास्त एक बड़ी दायर हुई है कि जनाबे वाला, आपको मालूम हुआ के इलेक्ट्रिक एक बदमाश ग्रुप है, इसका जो सीईओ जो साबिक था अलवी, उसने एक खातून के साथ बदतमीजी का वाकया पेश आया था और मोहतसब ने बाकायदा उसके ऊपर 25 लाख रुपए जुर्माना और सजा का कहा था। कानून के मुताबिक मोहतसब की दी हुई सजा के खिलाफ अपील गवर्नर को दी जा सकती है और गवर्नर को यह अपील दी गई थी, जहां पर गवर्नर ने मोहन्नस अलवी को यानी कि अलवी को माफ कर दिया था और कहा था कि जनाब ये मामला खत्म हो गया। अब उसके हवाले से ये जो दरख्वास्त दी थी महरीन अजीज खान ने। ये महरीन अजीज खान अब पहुंच गई है हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट में न सिर्फ गवर्नर के फैसले के खिलाफ वो पहुंची है बल्कि उस सजा को दोबारा से बहाली के लिए भी पहुंची है। आइंदा दिनों के अंदर ये खबर बड़ी ही जबरदस्त तौर पर चलेगी कि जनाब गवर्नर ने जिनको माफ किया था अब उसको हाई कोर्ट माफ करता है या नहीं करता है, लेकिन ये खबर भी आपके पास घूम फिर कर आना शुरू हो जाएगी और इस हवाले से बातचीत होगी। एक और बड़ी खबर दे देते हैं जनाबे वाला, एमक्यूएम का एक बहुत बड़ा नाम के मुताल्लिक ये कही जा रही है कि जनाब 10 साल के बाद, बल्कि 12-13 साल के बाद अब वो जेल से बाहर आ रहे हैं। 12-13 साल के अरसे के बाद, और वो 12-13 अरसे के बाद ये है कि 2013 में जब एमक्यूएम पर जो एमक्यूएम होती थी, एमक्यूएम लंदन यानी अल्ताफ हुसैन साहब पे जो फैक्चर होता था, उस वक्त जब सब एक साथ होते थे, उस वक्त एक बहुत बड़े मामला हुए थे और उसमें एक बहुत बड़े नाम को दुबई से हिरासत में लिया गया था और फिर उनकी बाकायदा गिरफ्तार कर कराची मुंतकिल किया गया था, जिसका नाम था सईद, यानी कि जो आमतौर पर सईद भरम साहब के नाम से, सईद भरम के नाम से बहुत ज्यादा मशहूर है। उसके बाद जब ये एमक्यूएम बनी और उसके बाद उनको 2016 में उनको सजा हो गई थी। सजा के बाद हाई कोर्ट गए और हाई कोर्ट में भी फिर उनको सजा हुई और उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट गए थे। सुप्रीम कोर्ट में पिछले दिनों उनकी समाअत हुई है और अब उन्हें वहां से जमानत मिल चुकी है, जिसके बाद ये बात तस्वुर की जा रही है कि एक बहुत बड़ा नाम जो एक बहुत अरसे से जेल के अंदर मौजूद है वो जल्द रिहा होने वाला है। आपको मालूम होगा कि एमक्यूएम के जो पुराने बहुत सारे लोग, जिसमें मिनाज काजी हो, उबैद केटू हो, उससे भी बहुत सारे लोग जो हैं वो रिहा हुए। तो अब ये बात भी खबर आ रही है, आहिस्ता आहिस्ता ये खबर आना शुरू आपके पास हो जाएगी कि एमक्यूएम से ताल्लुक रखने वाला एक बहुत बड़ा नाम और एक साहब का नाम, अब ये जाते किस ग्रुप में है या किस तरफ इनकी मूवमेंट होगी, किसके साथ क्या ताल्लुकात होंगे, क्या सिलसिला होगा, यह बहुत बात की बात है। लेकिन इब्तदाई तौर पर जो इतलात सामने आ रही है वो ये नाम आ रहा है कि जनाब एक बहुत बड़ा नाम एमक्यूएम का जो है वो रिहा हो रहा है। एमक्यूएम के बड़े नामों से इतलात आ रही है कि इशरतुल इबाद साहब के भाई वक्कारुल इबाद जो कि कनाडा के अंदर मुकीम थे, उनके हवाले से खबर ये आ रही है कि उनकी तबीयत नासाज थी, और अभी मैं इस खबर की कंफर्मेशन कर रहा हूं कि उनके साथ क्या हुआ है, और इस हवाले से भी आपको मैं अपने अगले वीलॉग के अंदर जरा तफसील के साथ बता सकूंगा कि क्या मामला हुए। मगर इतलात आ रही है कि उनकी तबीयत नासाज है। तो अब जैसे जैसे इतलात मेरे पास आ रही है वक्कारुल इबाद साहब की, तो मैं आपको मुकम्मल खबर इस हवाले से दूंगा कि मतलब डॉक्टर्स ने उनको क्या कहा है और क्या जवाब दे दिया गया है उनकी सेहत के हवाले से, ये खबर आपके सामने हम रखने वाले हैं। पेट्रोल की गूगल पर, और अब इतलात आ रही है कि गूगल उसके साथ साथ जो बैंक्स हैं उस पर ईरान एक बहुत बड़ा अटैक करने वाला है, और आइंदा दिनों के अंदर अगर आबनाए हुर्मुज़ का मामला हल नहीं होता तो पेट्रोल में मजीद तंगी हो सकती है और पेट्रोल की कीमतें मजीद बढ़ सकती है, और ये कीमतें 450 तक जाने का अंदिया दिया जा रहा है। इस हवाले से सही सूरत हाल अगले हफ्ते की जंग बताएगी कि जिसमें आबना हुर्मुज़ को खोलने में क्या अमेरिकन फौजी कामयाब हो पाते हैं, या ईरान आबना हुर्मुज़ को किसी शर्त के तौर पर खोलता है, या फिर ईरान की इस हवाले से कोई बातचीत होती है, या आबना हुर्मुज़ मुकम्मल तौर पर बंद हो जाएगा। तो ये सारी सूरत हाल इसी पर डिपेंड कर रही है कि अगले चंद दिनों के अंदर क्या मामला होंगे और क्या सूरत हाल होगी। हम कोशिश करेंगे कि इस हवाले से आपको बाज़ाब्ता तौर पर अपडेट कर सकें। बहुत दिनों बाद हम पर जरा सी पाबंदी खत्म हुई है, चैनल दोबारा से बहाल हुआ है, तो इस पर हम शोज करेंगे और इस पर हम दोबारा से आपको बताएंगे। मुर्तज़ा वाब साहब और हाफिज नईम साहब की कहानी बात के लिए रख देते हैं, वक्त कम है, और मौलाना के मिशन पर भी हम अगले प्रोग्राम में गुफ्तगू कर लेंगे। अब तक की बड़ी बड़ी खबरें हमने आपको दे दी है, इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह तबारक व तआला सबको खुश खुर्रम रखे, आबाद रखे, सलामत रखे, कायम रखे। अल्लाह ने के बाद।